Good morning everyone. Today we are going to continue our previous topic, that is bar magnet as an equivalent solenoid. In previous class we have read about how a bar magnet is equivalent to a solenoid, or a solenoid conducting current is equivalent to a bar magnet. So previously we have studied some points which proves that a current carrying solenoid also behaves as a bar magnet. Today we are going to see it microscopically. So first is how a solenoid is equivalent to a bar magnet. This we will see in our today's topic. So firstly, as we know, solenoid is wounding of conducting wire. Consider this as a solenoid. It has number of turns. If I say n number of turns, current is starting from here, passing through it and going towards right end of the solenoid. It means I can say current is moving like this in the direction of my fingers, means we can say counterclockwise in this mode. अगर हम इस तरह स्क्रीन के थ्रू देखते हैं तो बाहर की ओर ऐसे निकल रही है और ऐसे बाउंडिंग करते हुए राइट साइड को जा रही है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये एक सोलेनॉइड है. कैसे ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, इसको समझने के लिए हम एक सिंगल करंट लूप को याद करते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा. एक सिंगल करंट लूप जिसमें करंट इस तरह से इस सेंस में बहती है कि इधर जाती है और आपकी तरफ, मतलब अंदर पेज की तरफ जा रही है और ऐसे आपकी तरफ निकल रही है. इस तरह से ये सर्कुलर पाथ पे करंट मूव कर रही है. ऐसे केस में जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो करंट की डायरेक्शन को हम फिंगर से शो करते थे और थंब की डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनती थी, जो हमने देखा भी था इनफाइनाइट. मान लीजिए बहुत लार्ज डिस्टेंसेस पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया था. मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर करंट लूप के कारण ऐसा होगा. अब इसी को, ये जो हमारा सोलेनॉइड है, इसको हम मल्टीपल्स करंट लूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. मतलब एक ये इस तरह से, ठीक है ना, ये पाथ इधर को मूव कर रहा है करंट. तो यहाँ देखिए, जो भी फील्ड लाइन देखिए, यहाँ पे जो था प्रीवियस वाली क्लास में हमने देखा था कि जिधर की ओर करंट निकलती है उधर अल्टीमेटली नॉर्थ पोल होता है, और जिधर की ओर सोलेनॉइड से करंट इंटर करती है उधर यूजुअली साउथ पोल होता है. ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था. तो यहाँ पे ये छोटे छोटे, इनको हम करंट लूप्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड मान सकते हैं. ठीक है ना, इस तरह से करंट लूप्स छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूट मान सकते हैं. तो इस तरह के n नंबर ऑफ करंट लूप्स हैं. हर करंट लूप अपने आप में एक ऐसा छोटा मैग्नेटिक पोल बनाता है, मैग्नेटिक बार मैग्नेट बनाता है, जिसका नॉर्थ पोल राइट साइड में है और साउथ पोल लेफ्ट साइड में है. इस तरह के छोटे छोटे बार मैग्नेट्स फॉर्म करता है, क्योंकि हमने प्रीवियस में देखा था कि कैसे एक बार मैग्नेट फॉर्म होता है कि नॉर्थ पोल हमेशा उधर होता है जिधर की ओर करंट निकल रही होती. तो अब यहाँ पे नॉर्थ साउथ इस तरह के n नंबर ऑफ छोटे छोटे बार मैग्नेट्स बनाए जा सकते हैं. मतलब n नंबर ऑफ छोटे छोटे पोल्स हो सकते हैं कि मतलब अगर इस तरह का है तो नॉर्थ साउथ इस डायरेक्शन में, और ये जो आप सेंस देख रहे हैं यहाँ पे, ये अपने आप में नॉर्थ पोल इधर बनाएगा, साउथ पोल इधर बनाएगा. अब ये छोटे छोटे, ये अपने आप में नॉर्थ साउथ बिहेव कर रहे हैं. ये सभी बहुत क्लोजली प्लेस्ड हैं, और क्लोजली प्लेस्ड हैं तो इनके बिहेव आपस में जैसे नॉर्थ साउथ हैं. इधर से फील्ड लाइन सबकी जो होगी, मैंने आपको बताया था कि फील्ड लाइन से एक स्ट्रेस डिस्टेंस की तरह बिहेव करती है, यानी इधर को अंदर जाती हुई. ये वाली जो यहाँ से निकल के ऐसे कर्ल होनी थी, ये क्या होगी, ये सीधे इसमें पास हो जाएगी. इसी तरह ये इसमें पास हो जाएगी, यहाँ से ये इसमें, और ये पूरा ही बार मैग्नेट्स का ये जो ग्रुप है
ये एक सिंगल बार मैग्नेट जैसा मूव करेगा जिसका नॉर्थ ऐसा होगा और साउथ लेफ्ट साइड में होगा। तो ये ओवरऑल ये एक नॉर्थ साउथ पोल अटेन करता हुआ ये एक बार मैग्नेट फॉर्म कर देगा। ठीक है, यानी ये जो सोलेनॉइड होते हैं इसमें जो नंबर ऑफ लूप्स होते हैं, हर लूप इंडिविजुअली एक बार मैग्नेट होता है, एक छोटा मिनिएचर बार मैग्नेट, और उनके कॉम्बिनेशन से एक फुल बार मैग्नेट तैयार होता है। अब इसी को अगर हम उल्टा यानी अपोजिट सेंस में सोचें तो होगा कि एक बार मैग्नेट क्या सोलेनॉइड जैसा बिहेव कर सकता है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड जैसा? यानी क्या एक बार मैग्नेट में करंट्स होती हैं, क्योंकि बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिज्म है, तो जैसे एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, क्या एक बार मैग्नेट भी एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड जैसा बिहेव कर सकता है? तो इसके लिए एक एम्पियर की हाइपोथेसिस एम्पियर ने दी। उसके अकॉर्डिंग ऑल मैग्नेटिक effects are produced by current loops। उन्होंने कहा जब भी कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक करंट लूप जरूर होगा जिसके कारण वो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एम्पियर की हाइपोथेसिस ऐसी थी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैग्नेट उसमें बार मैग्नेट में मैग्नेटिज्म है तो ज़रूरी ही वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो, ये करंट होगी, लेकिन जनरली करंट तो होती नहीं है। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था अपना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यानी एक न्यूक्लियस के। अब इसके लिए सबसे पहले हेडिंग क्या होगी? बार मैग्नेट as an equivalent solenoid। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, एटॉमिक लेवल पे न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर हम एक हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें तो अगर उसका इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा है कि अगर उसका इलेक्ट्रॉन इस सेंस में v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने मोशन के कारण भी, अपने इस सर्कुलर पाथ में मोशन करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, ये हमने देखा था, और उस मैग्नेटिक फील्ड का हमने डाइपोल मूवमेंट निकाला था रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी एक डाइपोल जैसा बिहेव करने लगता है ये। उसका डाइपोल मूवमेंट वही आया था जो एक बार मैग्नेट का डाइपोल मूवमेंट होता है। अब आप सोचिए कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मान लीजिए हमने एक सिलेंड्रिकल रॉड ली है मैग्नेटिक मटेरियल की। इस रॉड में एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होंगे सर्कुलर पाथ पे। हर एक इस तरह मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन, चूँकि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉन काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, और यही हमने उस बार मान के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकाला था। आई हियर आई इज एन इलेक्ट्रॉन करंट। अब इस तरह के मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे एक सरफेस के अंदर, यानी ये छोटी छोटी करंट्स क्लॉकवाइज सेंस में, अगर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स मूव करें तो क्लॉकवाइज सेंस में बहुत सारी फॉर्म होती हैं किसी भी एटॉमिक सरफेस या किसी भी सरफेस पे जहाँ भी मैग्नेटिज्म है। ये सभी करंट्स एग्रीगेट ओवरऑल इनका इनसाइड में सम ज़ीरो होता है। मींस ये सभी करंट्स कोई
काउंटर क्लॉकवाइज, कोई इस पोजीशन पे कोई इस पोजीशन पे है, तो अंदर के सरफेसेस की जितनी भी ये एटॉमिक करंट्स हैं वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, लेकिन जो सरफेस के ठीक पास में है या एग्जैक्टली सरफेस पे हैं, उन पर्टिकुलर पोजीशंस की जो सर्कुलर करंट हैं वो पूरी तरह से कैंसिल नहीं हो पाती हैं। और यहाँ पे ये एक कह सकते हैं कि यहाँ पर्टिकुलर सरफेस पे हर एक क्रॉस सेक्शनल ले लीजिए, एक सिंगल बहुत पतला एटॉमिक लेवल की थिकनेस का क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, तो वो अपने आप में एक एग्रीगेट सर्कुलर करंट फॉर्म करता है जिसकी ओरिएंटेशन मैंने ये माना कि देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये, यानी ये एटॉमिक लेवल ऑफ करंट जो हैं, सो दीज एटॉमिक करंट्स आर इक्विवेलेंट टू स्मॉल सर्कुलर करंट लूप्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स in atom keep on revolving around its nucleus and set up electric currents. All right, see these atomic currents, these atomic currents are equivalent to a small circular current loops. These current loops are arranged parallel to each other and have currents in the same sense. See, the current from the adjacent loops cancel each other. The current from the adjacent loops cancel each other. And hence the net current inside the magnetic material, the net current inside the magnetic material is zero. यानी एज सच हमें मैग्नेट में कोई करंट नहीं फील होती है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, द बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ क्लोजली वाउंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मतलब क्या है कि यहाँ जो मैंने देखा कि एक क्रॉस सेक्शनल सरफेस के लिए इस तरह के नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शनल सरफेस इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हर सरफेस पे नंबर ऑफ एटम्स होंगे और उन सभी एटम्स के कारण जो एक इफेक्टिव करंट अलग अलग जनरेट हो रही होगी। ओवरऑल ये नेट जो है वो एडजेसेंट अगल बगल वाले कैंसिल करते हैं, लेकिन एक क्रॉस सेक्शन के लिए ये इफेक्टिव करंट फॉर्म करती और यही करंट्स हमारी मैग्नेटिज्म के जनरेशन का रीज़न। तो एक बार मैग्नेट एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करते हैं। एक और चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ जनरली हम ऐसे बना देते हैं कि बार मैग्नेट का नॉर्थ है या साउथ है, पर ये गलत है। नॉर्थ और साउथ किसी भी बार मैग्नेट का हमेशा उसके जो एंड पॉइंट्स के सरफेसेस हैं उससे थोड़ा सा अंदर होता है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए जब सरफेसेस पे आते हैं तो वहाँ पे ये जो करंट लूप हमने बनाया, ये जो सरफेस में मान लीजिए यहाँ के जो करंट लूप बनेंगे,
उनका बिहेवियर अंदर वाले करंट लूप से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। यहाँ पे ये एग्रीगेटली नॉन ज़ीरो करंट देते हैं। ये जो इफेक्टिव करंट है क्रॉस सेक्शन की, यहाँ पे नॉन ज़ीरो हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे कुछ यहाँ का सरफेस, कुछ इधर बाहर का सरफेस, यहाँ पे कोई भी एग्रीगेट करंट जो क्रॉस सेक्शन पे बन रही थी, हर क्रॉस सेक्शन पे इंडिविजुअली बन रही थी, वो नहीं होगी। और इस कारण से हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल थोड़ा सा मैग्नेटिक सरफेस के अंदर होगा। सिमिलरली सोलेनॉइड के साथ भी ऐसा ही होता है। एक सोलेनॉइड है, जनरली हम क्या बना देते हैं कि नॉर्थ पोल यहाँ से फील्ड लाइन निकले तो नॉर्थ क्या देते हैं यहाँ बन रहा है, साउथ यहाँ बन रहा है, लेकिन असल में साउथ थोड़ा सा अंदर होता है और नॉर्थ थोड़ा सा अंदर होता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो पूछी जाती हैं कि क्यों, कैसे हम प्रूफ करेंगे या कैसे हम एक रीज़न देंगे कि एक सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है या एक बार मैग्नेट एक सोलेनॉइड जैसा बिहेव करता है। अब आती है बात नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। देखिए कुछ डेफिनेशंस हैं इसकी, मेनली पहले उसी को देख लेते हैं। अर्थ, सभी को पता है कि अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमारा जो नॉर्थ और साउथ पोल है, जो हम जिस नॉर्थ और साउथ पोल की बात करते हैं वो असल में ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ होता है और उसका मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ जस्ट अपोजिट होता है। मीन्स एक ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ के सेंटर पे एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट रखा हुआ है जिसका नॉर्थ पोल नीचे की ओर है, मतलब साउथ पोल की तरफ है, यानी मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमारे ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है और जो हमारा मैग्नेट है, जो हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मैग्नेट हमारे अर्थ के अंदर रखा है, उसका साउथ पोल असल में नॉर्थ की डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस हैं। फर्स्टली जियोमैग्नेटिज्म, आपने कभी सुना होगा, क्या है ये? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of Earth's magnetism is called terrestrial magnetism और geomagnetism, जिसमें हम अर्थ के मैग्नेटिज्म के बिहेवियर की, मैग्नेटिज्म की क्वांटिटी, क्वालिटेटिव डिस्कशन सब कुछ करते हैं, तो वो जियोमैग्नेटिज्म कहलाता है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो होता है अर्थ का, वो कहीं ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ होता है। अभी हम एक फिगर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक साउथ पोल जो होता है वो कहीं ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ आसपास होता है, एग्जैक्टली उस पोजीशन पे नहीं होता। ठीक है, इसके कुछ अर्थ का कुछ मैग्नेटिक फील्ड है या अर्थ का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके पीछे कुछ एविडेंसेस हैं। जैसे ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल कम्स टू रेस्ट रफली इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे हम जाने कि अर्थ के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए कुछ, चूँकि प्रूफ तो है नहीं, तो कुछ इसके ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे पहला, हम कभी भी एक नॉर्थ साउथ, एक मैग्नेटिक नीडल, यानी कोई भी एक मैग्नेट का टुकड़ा जो नीडल के शेप में है, यानी जो जिस पे ग्रेविटी का बहुत असर ना पड़े, और उसको हम फ्रीली सस्पेंड करें, मतलब लटका दें फ्रीली, then it will come to rest in north-south orientation, and we say the part that is oriented towards north of geography means ऊपर की ओर, जो हम geographical north कहते हैं, जो नॉर्थ की तरफ ओरिएंटेड रहता है, उसको हम कह देते हैं ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। and the part which is oriented towards downside of the earth or the downward of the earth, or that is south pole of the earth's geographical directions, उसको हम कह देते हैं हमारा साउथ पोल है मैग्नेट का। अब आखिर हमने तो 10th में पढ़ा था कि एक मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे मैग्नेट के साउथ की तरफ भी है, अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब अगर हम मैग्नेट का नॉर्थ कह रहे हैं, नॉर्थ की तरफ है, तो ज़रूरी है कि वो जो हम नॉर्थ जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी तरफ हमारे मैग्नेट का नॉर्थ है, वो ज़रूर ही एक ऐसे एज्यूम्ड मैग्नेट के साउथ की तरफ है जो अर्थ के सेंटर पे माना गया है। ठीक है, तो ये पहला एविडेंस हो गया। इसी तरह एक आयरन बार, आपने सुना होगा, आपने कभी ऐसे सुना होगा कि जो लोहे की कील है उसको अगर हम नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में
ओरिएंट करते हुए ज़मीन में कुछ 1-2 मीटर या 2-4 फीट नीचे गाड़ दें और 2-4 साल के लिए उसको छोड़ दें, तो उसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है। ये तो हमने अपने जूनियर क्लासेस में सुना है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन हमने देखी है कि अगर मान लीजिए किसी एक छोटे से लोहे के टुकड़े को हमने किसी मैग्नेट के साथ चिपका के कुछ दिन के लिए कहीं रैक वैक में रख के छोड़ दिया, फिर उसके बाद हम उसको मान लीजिए अगर 2-4 महीने बाद हम भूल गए, फिर हम उसको निकालते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो लोहे का टुकड़ा चिपका था उसको अलग करते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो अगर एक मैग्नेट से अटैच्ड रहने से एक लोहे के टुकड़े में मैग्नेटिज्म आया था जो हमने अपनी रैक में रखा था, इसी तरह एक आयरन नीडल हमने एक ज़मीन में गाड़ दी थी और उसको कुछ महीने कुछ साल के लिए छोड़ दिया गया, फिर निकाला गया, फिर चेक किया गया तो पाया गया वो मैग्नेटिक है। इसका मतलब अर्थ भी वो एक मैग्नेट है जिसने उस आयरन नीडल को मैग्नेटिज्म प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये दूसरा है कि अर्थ एक आयरन नीडल को मैग्नेट में चेंज कर रहा है अगर उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट करके छोड़ा गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर कोई एक नॉर्थ पोल है। सिमिलरली थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स नियर अ बार मैग्नेट। देखिए, जब हम एक मैग्नेट यूज़ कर रहे होते हैं, बार मैग्नेट, तो अगर हम एक कोई लोहे का टुकड़ा, बहुत माइनर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अगर हम इस तरह का कोई लोहे का टुकड़ा ऐसी जगह पे रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे रखे या यहाँ पे रखे, कहीं ऐसी जगह पे बार मैग्नेट के, तो हम पाते हैं कि उसके ऊपर ना अट्रैक्शन है, ऑब्वियसली आयरन है तो अट्रैक्ट ही होगा, कोई अट्रैक्शन काम नहीं करता। इसी तरह मान लीजिए 2 बार मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, एक बहुत छोटा है एक बहुत बड़ा है। बड़े मैग्नेट के पास हमने ये छोटा सा बार मैग्नेट यहाँ कहीं पे रख दिया, या फिर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ वो छोटा वाला मैग्नेट किसी भी तरह का अट्रैक्शन या रिपल्शन फील नहीं करता। ऑब्वियस है क्यों नहीं कर रहा है। एक ये फील्ड लाइंस जो हमने बहुत बार देखी हुई है बार मैग्नेट के लिए, ये फील्ड लाइंस, अब ये फील्ड लाइंस हर जगह तो प्रेजेंट नहीं है, बीच में तो ज़रूर हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे ये फील्ड लाइंस बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। ठीक है, जहाँ पे एक मैग्नेट का इफेक्ट ज़ीरो हो जाए या नल हो जाए, वहाँ पे उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को, उन पर्टिकुलर स्पेस के पॉइंट्स को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। तो अर्थ में भी पाया गया कि कुछ ऐसे मतलब मान लीजिए अगर हमने एक बार मैग्नेट रखा और अलग अलग पोजीशंस पे ओरिएंट करके देखा और पाया कि अर्थ की कुछ पोजीशंस ऐसी हैं, कुछ ओरिएंटेशंस ऐसी हैं जहाँ पे कोई भी मैग्नेटिज्म काम नहीं कर रहा है, जबकि कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा या कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म है। तो इससे पता चला कि कहीं ना कहीं ये भी एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है अर्थ के अंदर भी, जिसका ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन। अब इसकी सबसे ज़्यादा जो डिस्कस किया जाता है ओरिजिन, जिसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है कि ओरिजिन क्या है अर्थ की मैग्नेटिज्म का। बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, कोई इसको टेक्टोनिक थ्योरी से जोड़ के देखता है, कोई इसको अर्थ के यूनिवर्स के बिहेवियर से जोड़ के देखता है अर्थ को, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोपाउंडेड, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है अर्थ की कोर में ये जो आयनाइजेशन रिएक्शंस होती रहती हैं या फिर बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग लिक्विड होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं, वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का बहुत ज़्यादा जनरेशन होता रहता है और लगातार रिएक्शंस होती रहती हैं, जो वहाँ हीलियम सबसे ज़्यादा मात्रा में है और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो उस वहाँ पे छोटे छोटे आयंस हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे आयनाइज्ड हुए हैं और वो सर्कुलेट करते रहते हैं। उन सर्कुलेशन को ही कारण समझा जाता है अर्थ के मैग्नेटिज्म जनरेट होने का। और इसका एक अच्छा जो क्या कहते हैं प्रूफ है वो ऐसा है कि अर्थ का ओरिएंटेशन माना जाता है कि यह ऑब्ज़र्व किया गया है कि हर कुछ 15,000-20,000 सालों में कुछ थोड़ा सा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। और ये देखा कैसे गया है, और लाख साल में लगभग
ऑलमोस्ट 1 मिलियन अराउंड में, यानी 10 लाख साल के आसपास में देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि 10 लाख साल पे अर्थ का मैग्नेटिज्म टोटली चेंज हो जाता है डायरेक्शन। मतलब क्या है, ये अर्थ है हमारी, आप सबको पता है कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, जो जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है 23 डिग्री 23.5 डिग्री के अराउंड में। तो ये हो गया हमारे अर्थ का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जिसको हम नॉर्थ पोल, नॉर्थ जोग्राफिकल पोल अब कहेंगे और साउथ जोग्राफिकल पोल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाया गया कि ये साउथ जोग्राफिकल पोल, ये नॉर्थ। इसके अंदर एज्यूम किया जाता है कि एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट टाइप का कुछ ऐसा है जिसका नॉर्थ, ये कुछ इस तरह से एकदम जोग्राफिकल नॉर्थ ना होके ये कुछ इस तरह से टिल्टेड है। ये इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल। मतलब एक जो बिहेवियर जो भी पाया गया वो पाया गया कि देखिए उल्टा हो गया, साउथ मैग्नेटिक पोल ऊपर, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल नीचे। इस तरह से पाया गया कि ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में भी कुछ छोटा सा ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये ऑलमोस्ट 11 डिग्री के अराउंड में है। तो अर्थ की ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग कभी मिलियंस ऑफ ईयर पहले साउथ, मैग्नेटिक साउथ यहाँ रहा होगा और मैग्नेटिक नॉर्थ ऊपर की ओर रहा होगा। और इसको ऑब्जर्व कैसे किया गया है, अर्थ की जो लेयर्स होती हैं अलग अलग सरफेसेस की, तो वहाँ पे जो ओरिएंटेशन है उनके जो भी रॉक्स बनी हुई हैं, उसका जो नॉर्थ और साउथ अलाइनमेंट है वो कभी एक दिशा में ओरिएंटेड माना गया है, फिर कुछ समय के बाद वो ओरिएंटेशन कुछ चेंज होते होते दूसरी दिशा में अलाइंड हो जाते हैं, उनका एक पैटर्न फॉर्म होता है, जिसकी स्टडी जो रॉक्स की जो स्टडी करते हैं वो लोग करके इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें ये पता चला कि ये कहीं ना कहीं कोर में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उसके कारण ही मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, और वो रिएक्शन समय के साथ आयंस की डायरेक्शन के सर्कुलेशन डायरेक्शन को चेंज करती है, जिसके कारण मैग्नेटिज्म भी चेंज हो जाता है। अब इसमें पर्टिकुलर अलग अलग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस क्या है, अर्थ का इक्वेटर क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर का है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।